आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग क्लास. गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू ऑल डूइंग? Fine, sir. And you? ऑल परफेक्ट, ऑल परफेक्ट, ऑल परफेक्ट. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई होप यू ऑल आर परफेक्टली फाइन. आई होप आप लोग की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही हैं, स्पेसिफिकली बॉटनी, बिकॉज दैट इज बॉटनी, सो बॉटनी के ही रिस्पेक्ट में पूछूंगा. ओके ओके, ठीक है. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे एबायोटिक फैक्टर्स, बट इन टुडेज पर्टिकुलर क्लास वी विल डिस्कस कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं टू ऑल द एबायोटिक फैक्टर्स. ठीक है. सो आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स. अब लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि एबायोटिक फैक्टर्स का मतलब द फैक्टर्स विच डोंट हैव लाइफ, है ना. जैसे कि टेम्परेचर है, लाइट है, सॉइल है, बहुत सारी ऐसी और भी चीजें हैं जो एबायोटिक हैं, बट स्टिल आपको मालूम नहीं है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इकोसिस्टम. तो ऑर्गेनिज्म आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं एंड हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद फिजिकल एनवायरनमेंट, ये सारी बातें इसमें इंक्लूड करी जाती हैं. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनको भी So we are talking about the very first and the most important chapter from your ecology, organism and population. ठीक है. और आज हम बात करेंगे organisms के response to abiotic factors. स्टार्ट करते हैं abiotic factors के लिए. Now the point is that कि हर एक organism का एक अलग तरीका है, the way they are going to interact with the environment, और उसके लिए वो response करता है ना. नाउ ऑर्गेनिजम्स अपने एबायोटिक फैक्टर्स, अपने आसपास जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, उनको कैसे रिस्पॉन्ड करता है. ऑन दैट बेसिस वी हैव फोर काइंड ऑफ कैटेगरीज इन दिस. सबसे पहले आता है रेगुलेट, देन कॉन्फॉर्म, तीसरा है माइग्रेट, चौथा है सस्पेंड. ठीक है. एक एक टर्म को वी आर गोइंग टू इलैबोरेट वन बाय वन. बहुत ध्यान से देखना. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर रेगुलेटर्स. ठीक है. ये चार तरीके हैं जिससे कि ऑर्गेनिजम्स अपने एबायोटिक फैक्टर्स, अपने आसपास जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, उसको रिस्पॉन्ड करता है. लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट कैटेगरी जिसको आप बोलते हो रेगुलेटर्स. व्हाट आर रेगुलेटर्स? लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो सबसे पहले let's see the definition. They use energy to maintain internal environment at a steady state regardless of external environment. तो बेसिकली कहने का मतलब है रेगुलेटर्स, नाम में ही समझ में आता है कि दे कैन रेगुलेट. और वो रेगुलेट कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास एक क्या होता है, दे हैव अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट. देखो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पेसिफिकली जैसे हम लोग हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स, इंटरनल एनवायरनमेंट, इन लोगों के पास और हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस. अब होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? दिस इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी और ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी कि वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट हमेशा कांस्टेंट रखे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि बाहर क्या एनवायरनमेंट है. द ऑर्गेनिज्म कैन रेगुलेट, वो अपने आप को रेगुलेट कर सकता है. जैसा भी है वो हमेशा अपना बॉडी का टेम्परेचर दे विल मेंटेन. ठीक है. बट सिंपल सी बात है, अगर उसको अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना है, सो दे विल यूज एनर्जी को यूज करते हैं. एंड क्वाइट एक्टिव, ये ज्यादा एक्टिव भी होते हैं इफ आई टॉक अबाउट दी रेगुलेटर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. तो पॉइंट ये है कि दे पोजेस अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, या उसको आप होम्योस्टेसिस भी बोल सकते हो. व्हाट इज होम्योस्टेसिस? कि अपने बॉडी का एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखना, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि बाहर की एक्सटर्नल कंडीशंस कैसी है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मान लो इस वक्त इस एक्सट्रीम पर है, डजेंट मैटर, इनका इंटरनल एनवायरनमेंट हमेशा एक कांस्टेंट लेवल पर रहेगा. दैट इज देयर एबिलिटी टू
रेगुलेट, इस तरीके से वो रेगुलेट करते हैं। अब जैसे कि अगर मैं होम्योस्टेसिस की बात करूं, जो मैं अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इट इज द मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म। आपको पता है आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस ऑल दैट आर हैपनिंग, वो होते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी, जिसमें कि आपके पास बिल्डिंग अप रिएक्शंस भी होते हैं जिसको एनाबॉलिज्म बोलते हो, ब्रेकिंग डाउन रिएक्शंस भी होते हैं जिसको आप कैटाबॉलिज्म बोलते हो। सो नाउ दे आर सेइंग कि बॉडी की क्षमता कि वो एक स्टेडी, एक कांस्टेंट स्टेट अपना मेंटेन कर सके, स्टेडी और कांस्टेंट स्टेट मेंटेन कर सके यूजिंग द एनर्जी। डेफिनेटली अगर उसको कोई ऐसा काम करना है, अब आप देखो, अब मान लो आप सीसॉ के इस तरफ बैठे हुए एंड अनदर पर्सन इज सिटिंग ओवर हियर, अगर इधर वाला बंदा चाहता है कि वो थोड़े अप लेवल पर आए और दूसरा डाउन हो जाए, डेफिनेटली वहां पर उनको अपना एनर्जी लगाना पड़ेगा। अगर दोनों चाहते हैं कि बैलेंस में आ जाए सीसॉ, तो तब भी दोनों को एक कांस्टेंट एनर्जी लगानी पड़ेगी, स्टेडी की, दोनों की एनर्जी बराबर हो। अब इसी तरीके से होम्योस्टेसिस हम कहाँ पर शो करते हैं? नेचुरली अगर देखा जाए, आपकी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। वो क्या है? दैट इज होम्योस्टेसिस, एक कांस्टेंट मेंटेन करना। और फिर बाहर चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, टू दैट ऑल्सो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। अच्छा, क्या आप मेरे से कोई बताएगा व्हेन देयर इज वेरी हार्श समर, बहुत ज्यादा हीट होती है, तो हमारी बॉडी उसके लिए कैसे रिस्पॉन्ड करती है ताकि नॉर्मलाइज कर सके खुद को? एनीवन? स्वेटिंग। ठीक है। एंड व्हाट इफ देयर इज बहुत ज्यादा कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड है, तब हमारी बॉडी कैसे मेंटेन करती है? बहुत सिंपल चीज है। एनीवन कैन आंसर? बहुत ज्यादा ठंड होती है तब हमारी बॉडी कैसे मेंटेन करती है वो टेम्परेचर? ऐसा तो है नहीं कि बहुत ठंडे इलाके में जाओगे तो आप मर जाओगे, दैट्स नेवर गोना हैपन, क्योंकि हम मेंटेन कर सकते हैं। एनीवन? क्या होता है अगर आप बहुत ठंडे इलाके में हम तो स्वेटर पहनते हैं शीत विंटर में, तो दैट इज, चलो ठीक है, वो एक अलग से एक्सटर्नल अडेप्टेशन आपने करी। आपकी बॉडी क्या करती है? बॉडी में एकदम से स्वेटर तो बनता नहीं है। Shivering. हाँ, ठीक है, दैट्स द परफेक्ट आंसर। शिवरिंग, शिवर करती है आपकी बॉडी ताकि हीट जनरेट हो। हीट जनरेट होगा तभी आप मतलब ठंडे वाले इलाके में सर्वाइव कर पाओगे। ये बहुत कॉमन एक बेसिक आपकी ऑब्जर्वेशन है डे टू डे लाइफ की, बट दैट इज हाउ हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस वाली चीज को मेंटेन करती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हम बोलते हैं कि जब रेगुलेटर्स रेगुलेट करते हैं, बेसिक दो चीजें होती हैं जिसके बेसिस पर वो रेगुलेट करते हैं चीजों को। दैट इज, या तो एक तो होता है अपना टेम्परेचर रेगुलेट करना, एक होती है ऑस्मोलैरिटी। व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी? बेसिकली होता है वाटर की और सॉल्ट्स की बोल दो, या आयनिक बैलेंस, वाटर और सॉल्ट या वाटर एंड आयनिक बैलेंस मेंटेन करना बॉडी का। दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोलैरिटी या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करना। चलो, अब आप में से कोई भी बच्चा मुझे बताइए, जब आप लोग क्लास 11th में आप लोगों ने चैप्टर्स पढ़े थे तो अपना ऑडियो म्यूट पर रखा करो मोस्टली, अगर कोई डाउट है ठीक है। तो बेसिकली आपने पढ़ा हुआ क्लास 11th में एक ऑर्गेनिज्म था जिसमें एक कैपेबिलिटी होती थी ऑस्मो रेगुलेशन की, और उसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता था जिसकी मदद से ऑस्मो रेगुलेशन होता था। कोई बता सकता है? मैं ऑर्गेनिज्म बोलता हूँ यूग्लिना। यूग्लिना एक मेरे पास प्रोटिस्टा का मेंबर होता है। नेम द स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यूग्लिना जो उसकी ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है, उसके वाटर एंड आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एनीवन इन द क्लास कैन आंसर? हाँ जी, एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, एक स्पेशल ऑर्गेनली है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मदद करती है ऑस्मो रेगुलेशन करने में। आप सब ने पढ़ा हुआ है, 2 चैप्टर्स में डिस्कस करते हैं इस चीज को। एनीवन? हाँ जी, आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं। यू कैन टर्न योर ऑडियो ऑन एंड देन आंसर, दैट इज अप टू यू, द वे यू वांट टू डू। यूग्लिना, अगर आपने नाम सुना हो तो मैंने पूछा है कि यूग्लिना के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ऑस्मो रेगुलेशन की, बाय द वर्च्यू ऑफ विच, क्योंकि पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है तो पानी में बहुत सारी चीजें होती हैं, वाटर का बैलेंस है, आयनिक बैलेंस है, ज्यादा पानी अंदर ना आ जाए, है ना, वो सब चीजें मेंटेन करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्ट्रक्चर? एनीवन? सबने पढ़ा? Contractile vacuole. यस, एक्सीलेंट, ठीक है। तो आप वहां पर पढ़ते हो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल,
व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वो स्ट्रक्चर होता था जो मदद करता था ऑस्मो रेगुलेशन करने में, राइट? तो अगर मैं ऑस्मोलैरिटी की बात करूं कि वाटर एंड आयनिक बैलेंस मेंटेन करना, सोडियम कैल्शियम क्लोराइड पोटाशियम ये सारे बैलेंस मेंटेन करना, अगर इस चीज को बोलूंगा ऑस्मो रेगुलेशन, वैसे ही टेम्परेचर को रेगुलेट करना, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोरेगुलेशन। तो ये दो तरीके से जो रेगुलेटर वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेगुलेट करते हैं चीजों को, ठीक है? लेट्स फर्दर कंटिन्यू। अब अगर मैं बात करूं थर्मो रेगुलेशन मतलब कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने की टेंडेंसी, अब यही बात आ जाती है कि सभी ऑर्गेनिज्म, नॉट सभी, सर्टेन ऑर्गेनिज्म जो रेगुलेटर्स होते हैं उनके पास ये क्षमता होती है कि मेंटेन कर सकते हैं बॉडी का टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज। एक नैरो रेंज है उसके आसपास वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमंस के केस में आप लोग जानते हो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके आसपास दे कैन मेंटेन इट, है ना? बहुत ज्यादा गर्मी भी दे कैन टॉलरेट, बहुत ज्यादा ठंड दे कैन टॉलरेट। अब जो मैंने अभी आपसे लाइव एग्जांपल पूछा था, फॉर एग्जांपल अब आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है? मान लीजिए टेम्परेचर बाहर बहुत राइज कर जाता है, आपके आसपास बहुत ज्यादा राइज कर गया टेम्परेचर, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, विच इज एक्चुअली हैपनिंग दीज डेज। बट उसके बाद क्या होगा, आपकी जो कैपिलरीज हैं वो डायलेट करेंगी, है ना? कंस्ट्रिक्ट होता है और एक होता है डायलेट, कैपिलरीज डायलेट करेंगी, हीट आपकी स्किन से रेडिएट होगी, बहुत ज्यादा हीट जब आपकी स्किन से रेडिएट होगा, व्हाट विल हैपन, स्वेटिंग होगा, इवेपोरेशन होगा बॉडी से। और स्वेटिंग और इवेपोरेशन का मेन पर्पस क्या होता है कि इट विल प्रोवाइड कूलिंग, उससे कूलिंग होगा और आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर वापस आ जाएगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेशन, ठीक है? इज इट क्लियर? यहां तक किसी को डाउट है अभी जो चीजें बताई हैं? एनी डाउट इन एनी पार्ट? Yes, anyone? At least just tell me in the chat box by giving a quick thumbs up अगर आपको सारी चीजें क्लियर हैं, so that I can continue easily. ठीक है, ठीक है, चैट बॉक्स में एटलीस्ट यू कैन बी देयर, आप लोग मुझे बता सकते हैं बाय गिविंग अ क्विक थम्स अप, दैट विल बी इन एन इंडिकेशन कि आपको समझ में आ चुका है, ठीक है? परफेक्ट। तो ये तो थर्मोरेगुलेशन का एक फैक्टर था। अब क्या होता है कि अब मान लीजिए व्हाट हैपेंस कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पहले था, अब टेम्परेचर फॉल कर गया, बहुत ज्यादा ठंड हो गई, तो आपकी हीट रिटेन इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपकी कैपिलरीज कंस्ट्रिक्ट करने लगेंगी, एकदम जो आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं एकदम सिकुड़ने लगेगी, आपकी बॉडी में शिवरिंग चालू हो जाएगी, कंपन शुरू हो जाएगी। शिवरिंग के बाद क्या होगा, थोड़ा वार्मिंग इफेक्ट आएगा, जब आप शिवर करते हो आपकी बॉडी हीट जनरेट करती है, थोड़ा वार्मिंग इफेक्ट आता है, एंड व्हेन दिस वार्मिंग इज गोइंग टू हैपन यू विल बी बैक टू योर अल्टीमेट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है? दैट इज हाउ दिस थिंग इज गोइंग टू वर्क, ठीक है? अब दैट वाज अबाउट द थर्मोरेगुलेशन। अब इस पर्टिकुलर कैटेगरी में मेरे पास वेरी स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जब भी हम बात करते हैं रेगुलेटर्स की। रेगुलेटर में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं इसको बोला जाता है एंडोथर्मिक। अब मैंने क्या बोला था, रेगुलेटर्स वो हैं जो एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट दे कैन मेंटेन, मतलब ये लोग क्या कर पा रहे थे, होम्योस्टैसिस। होम्यो मतलब एक सेम मेंटेन करके रखना, एक कांस्टेंट, होमो का मतलब क्या होता है, सिमिलर, है ना? होम्यो मतलब एक कांस्टेंट मेंटेन करना एनवायरनमेंट एंड कंडीशंस। फॉर दैट रीजंस रेगुलेटर ऑर्गेनिजम्स को और क्या बोला जाता है, एंडोथर्म्स। उसके अलावा दे आर आल्सो कॉल्ड एज होम्योथर्मिक। प्लीज ये सारी टर्मिनोलॉजीज नोट कर लेना, दे कैन आस्क यू इन एनी वे इन एग्जाम्स। और क्या बोल सकते हैं, वार्म ब्लडेड, ठीक है? बोलते हैं ना हमारा खून बहुत गर्म होता है इन जनरल। सो एंडोथर्म्स, होम्योथर्मिक, वार्म ब्लडेड, दोज ऑर्गेनिजम्स which can maintain their constant body temperature, ठीक है? इस ग्रुप में
में आ जाते हैं आपके बेसिकली मैमल्स, हम लोग भी इसमें आ जाते हैं, बर्ड्स, इनवर्टिब्रेट्स भी इस कैटेगरी में आते हैं, और लोअर वर्टिब्रेट्स आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं which don't have a backbone, birds and mammals. So we all comes in the category of regulators, endotherms, homeothermic, warm blooded. ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं that you should be aware of. ठीक है, नेक्स्ट, अब थर्मोरेगुलेशन तो हम सबको समझ में आ गया, लाइक व्हाट वाज थर्मोरेगुलेशन. नाउ वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन. ठीक है, अब इसके बाद वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑस्मोरेगुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है. अब पहली बात मैंने आपको बताया था, व्हेन यू टॉक अबाउट ऑस्मोरेगुलेशन, दैट इज अ टेंडेंसी टू maintain the constant, or you can say to maintain the water and ionic balance. Water और ions का balance maintain करने की tendency, that is basically called as osmoregulation, है ना. I can even write this thing, the process लिख सकते हो आप, भूल जाते हैं इसको generally, by which animals they control solute concentration एंड एक तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, सॉल्ट है या जो भी चीजें हैं, एंड वाटर का गेन कितना हो रहा है एंड लॉस. दिस इज ऑल व्हाट इज इंक्लूडेड इन द ऑस्मोरेगुलेशन. ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन. अब मेरे पास आ जाती है नंबर फर्स्ट कैटेगरी इसमें. अब नाउ दे आर सेइंग कि एक्टिव रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी, वही मैंने चीज बोला था. ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट और जो पानी है दोनों की एग्जैक्ट कंसंट्रेशन को सही तरीके से मेंटेन कर पाना, दैट इज बेसिकली ऑस्मोलैरिटी. अब आप सबको मालूम है कि हमारे पास फ्रेश वाटर फिश होती है और मेरे पास एक सॉल्ट वाटर फिश, मेराइन होता है जो लिटिल बिट सॉल्टी होता है. ठीक है, तो फ्रेश वाटर फिशेस आर देयर एंड आपकी मेराइन फिशेस आर देयर, दो कैटेगरीज होती हैं. अब अगर मैं बात करूं ऑस्मोरेगुलेशन एक फ्रेश वाटर फिश में, फ्रेश वाटर फिश के केस में जनरली क्या होता है, जो फिश होती है फ्रेश वाटर फिश, क्योंकि फ्रेश वाटर में रहती है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है कम, सो वी कैन से इस केस में बाहर पानी में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है कम, बट इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म उसके अंदर क्या होती है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है ज्यादा. दैट इज व्हाई वो एक हाइपरटोनिक मीडियम में रहती है. इफ आई टॉक अबाउट अ फ्रेश वाटर फिश, फ्रेश वाटर फिश में मैंने क्या बोला है, वो फ्रेश वाटर में रहेगी, द वाटर विल बी फ्रेश, उस वाटर के अंदर सॉल्यूट की मात्रा होगी कम कंपेयर टू दी फिश बॉडी जिसमें की वाटर की मात्रा होगी ज्यादा. दैट इज व्हाई ये वाली बॉडी इसकी क्या कहलाएगी, हाइपरटोनिक. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक. अब उसके बाद लेट्स सी कि एक्चुअली में क्या करेगा. अब अगर आप बात करते हो एक फ्रेश वाटर फिश की, हाउ इट इज गोइंग टू डू दैट, तो सबसे पहले देखो एक फ्रेश वाटर फिश हमेशा क्या करेगी, उसके गिल्स अपटेक करेंगे सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट आयंस हैं पानी में से उसका अपटेक करते रहते हैं, अपटेक ऑफ सॉल्ट आयंस बाय द गिल्स. ठीक है, जनरली क्या होता है, फ्रेश वाटर फिश जितने भी आसपास के सॉल्यूट या सारी चीजें हैं उसके गिल्स सबसे पहले उसका एक्टिव अपटेक करते हैं. साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जब फूड की फॉर्म में, फूड के साथ साथ वो पानी का और आयंस का, वाटर एंड आयंस का भी अपटेक करेगा व्हेनेवर अ फिश इज टेकिंग द फूड. एक फ्रेश वाटर की बात हो रही है. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि एक ऑस्मोटिक वाटर का गेन होगा इसके गिल्स से इनसाइड. ठीक है, लेकिन उसके बाद एक्सक्रीशन करता है, फॉर दैट रीजन ये डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट करता है. व्हाट इज अ डाइल्यूट यूरिन, डाइल्यूट अगर मैं बोलता हूँ कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट. डाइल्यूट का मतलब ज्यादा पानी होगा जिसमें, सो एक्सक्रीशन होगा ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन डाइल्यूट यूरिन. पानी का लार्ज अमाउंट में एक्सक्रीशन होगा, क्योंकि क्या होगा यहाँ पर इसकी बॉडी में आपको डेफिनेटली देखो वो गिल्स इसके अपटेक करेंगे सॉल्ट्स का, एक्टिवली अपटेक भी करेंगे. अगर एक फ्रेश वाटर फिश की अगर मैं बात करूं, उसके गिल्स का क्या काम होगा, एक तो खाने के साथ साथ पानी और आयंस भी ले रहे हैं, साथ ही साथ वो अपटेक भी करते हैं सॉल्ट का, आयंस का फ्रॉम द गिल्स. फॉर दैट रीजन अल्टीमेटली इसमें इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा एट वन पॉइंट कि उसको डाइल्यूट यूरिन ही पास करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे. तो उस तरीके से
अंदर पानी आ रहा है और पानी बाहर भी जा रहा है, दैट इज हाउ वो एक होम्योस्टेसिस वाली कंडीशन मेंटेन कर पा रही है, एक फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, एक फ्रेश वाटर फिश उस तरीके से अपना मेंटेन कर पा रही है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एक मराइन फिश की, तो मराइन फिश के सिनेरियो एग्जैक्टली क्या होगा, लेट्स सी दिस पिक्चर। तो मराइन फिश के केस में अल्टीमेटली क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मराइन फिश क्या करेगी, अगर उसकी बात करी जाए, सबसे पहले लाइक आई शुड मेक दिस डायग्राम, तो मैं इसके लिए क्लियर डायग्राम बनाता हूं बिकॉज ये वाले डायग्राम थोड़े से कंफ्यूजिंग है। सो लेट्स मेक अ डायग्राम। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर एक मेराइन फिश की बात होती है तो उसमें क्या होता है, प्लीज नोट इट डाउन। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, दे कैन आस्क यू इन एनी सर्टेन वे। ठीक है, सो इमेजिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास है एक मेराइन फिश दैट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ ओवर हियर। ठीक है, ये उसके फिन्स हैं दैट यू जनरली नो की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब ये मेरे पास है मेराइन फिश, ये इसका ओपर्क्यूलम है और आपके पास यही गिल्स विल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब क्या क्या होगा एक मेराइन फिश के केस में, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू गेन, क्या गेन करेगी, पानी और सॉल्ट आयंस लेगी खाने में से अपने। ठीक है, उसके बाद मे बी डेफिनेटली कुछ पानी और सॉल्ट आयंस ये ले सकती है, कहां से, जो ये पानी पिएगी फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर इफ आई टॉक अबाउट। ठीक है, लेकिन इसकी बॉडी से अल्टीमेटली क्या होगा, इतना ज्यादा पानी ले लेती है एक मेराइन फिश कि अल्टीमेटली इसके गिल्स में से देयर विल बी एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम द गिल्स, इसके गिल्स से सॉल्ट्स का एक्सक्रीशन होगा। साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो से कि जो ऑस्मोटिक वाटर है, ऑस्मोटिक वाटर का भी लॉस होगा थ्रू द गिल्स। गिल्स के साथ साथ अदर बॉडी पार्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सब करती क्यों है, बिकॉज उसको होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब द पॉइंट इज दैट कि यहां से बहुत सारा पानी ये अंदर वैसे ही ले रही है, उसके बाद सॉल्ट्स वगैरह और सारी आयंस वाली चीजें वो सारी इसकी बाहर जा रही हैं। उसके अलावा इफ आई जस्ट टॉक अबाउट, ये और क्या एक्सक्रीट करेगी, एक्सक्रीशन करेगा ऑफ सॉल्ट आयंस, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, एंड दैट विल बी अ स्कैंटी यूरिन, बहुत ज्यादा यूरिन पास नहीं करे। ठीक है, दैट इज द होल सिनेरियो ऑफ अ मेराइन फिश, जब आप एक मेराइन फिश की बात करते हो। यही बात अगर फ्रेश वाटर की अगर मैं करता, तो मैं अब फ्रेश वाटर के लिए जो सिनेरियो होगा वो मैं ब्लू कलर से लिख देता हूं। यहां पर सबसे पहले वो भी अपटेक करेगा वाटर का और आयंस का फूड के साथ, लेकिन वो सॉल्ट्स भी लेगा गिल से, तो ऑस्मोटिक वाटर इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, अंदर सॉल्ट्स इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे जिस वजह से उसको पानी को बाहर निकालना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट यूरिन। तो यहाँ पर स्कैंटी यूरिन और कंसंट्रेटेड यूरिन है, फ्रेश वाटर फिश में डाइल्यूट यूरिन इज पास्ड। तो कहने का मतलब है दैट इज हाउ इन शॉर्ट ये ऑर्गेनिजम्स दोनों टाइप ऑफ फिश आपकी होम्योस्टेसिस शो करती है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? होम्योस्टेसिस का फिनोमिना सबको समझ में आया? यस एवरीवन, इज इट ऑल क्लियर? जस्ट गिव मी क्विक थम्स अप, और यू कैन ऑल्सो बता सकते हो अपनी ऑडियो से भी, यू हैव द राइट, यू हैव द अपॉर्चुनिटी, है ना, सो यूटिलाइज इट बेस्ट। ठीक है, क्लियर है होम्योस्टेसिस वाला फिनोमिना? फिश का फिनोमिना फ्रेश वाटर वाली क्या करती है, मेराइन क्या करती है, अल्टीमेटली दे आर मेकिंग श्योर कि होम्योस्टेसिस मेंटेन हो। अगर बहुत ज्यादा पानी बॉडी में डेफिनेटली इकट्ठा हो रहा है एंड इफ इट वांट्स टू लाइक इकट्ठा करना चाहती है मेराइन फिश, क्योंकि ऐसे केस में आसपास पानी ज्यादा नहीं होगा तो जितना पानी मिलता है इकट्ठा कर लेती है, आसपास सॉल्यूट ज्यादा होते हैं, इसलिए ये पास बहुत कम पानी करती है अपने अंदर से। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? सबसे पूछ रहा हूं, सो प्लीज आप सब लोग मुझे बताइए चैट बॉक्स में ताकि मुझे क्लैरिटी हो सके। ठीक है, परफेक्ट। आप लोग की क्लास है जो ज्यादा ऑडियो का यूज नहीं करें, वरना इस वक्त बच्चे इतना इंटरैक्ट करते हैं बिकॉज दे नो कि आप लोग के पास एक्सेस है। चलो दैट्स परफेक्ट, चलो ठीक है। तो ये तो रेगुलेटर्स की मैंने बात समझाई। अब अगली कैटेगरी आ जाती कॉनफॉर्मर्स। ठीक है, एक कैटेगरी आपको बताई व्हाट आर रेगुलेटर्स, नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर कॉनफॉर्मर्स। ठीक है, कॉन्फॉर्म करेंगे ये, व्हाट इज कॉन्फॉर्म, लेट्स सी। तो अब यहां पर क्या है
कि ऑर्गेनिज्म का इंटरनल एनवायरनमेंट रिलाइज ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि यहां पर ऑर्गेनिज्म का जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट है वो बाहर का कैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उस पर निर्भर करेगा, हमेशा कॉन्स्टेंसी पे नहीं चलेगा। दैट इज वाई वी से कि इन ऑर्गेनिजम्स में होम्योस्टेसिस इज वेरी वेरी लिटिल, बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, बेसिक बात ये है कि इन ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूं तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर है दैट इज गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द और अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ एनवायरमेंट। इनका अपना खुद का कुछ नहीं है, जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आएगा वैसे इनके बॉडी का टेम्परेचर और बॉडी की कंडीशंस बदल जाएंगी। इट्स नॉट दैट कि कांस्टेंट रहेगा, देयर बॉडी टेम्परेचर इज गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। अब इनका ऐसा ये है ना कि इनको एक कॉन्स्टेंसी मेंटेन तो करनी है जबरदस्ती वाली, जैसा होगा एनवायरमेंट का वैसा ही कर लेंगे। दैट इज वाई हम इसमें ये भी बोलते हैं कि दे कंज्यूम लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी बहुत कम अमाउंट मात्रा में कंज्यूम करते हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने बोला था रेगुलेटर्स को कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए अपने मेटाबॉलिज्म में से काफी हद तक एनर्जी यूज करनी पड़ती है। इनको कोई दिक्कत ही नहीं, जैसा होगा देखी जाएगी। वो वाली होती है ना फैक्टर, किसी किसी में हम सब में होता है, कोई होते हैं कि जो रिस्पॉन्ड करते हैं हर सिचुएशन को, बहुत एक्टिव रहते हैं कि हाँ यार अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, एंड समान लाइक जैसा होगा देखा जाएगा। वो जैसा होगा देखा जाएगा वाली कैटेगरी है कॉन्फॉर्मर्स वाली। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो लेस एक्टिव। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया कॉन्फॉर्मर्स और रेगुलेटर्स का एवरीवन? हाँ जी, एक फटाफट से थम्स अप दे दिया करो जब भी मैं पूछूं, सो दैट एक क्लैरिटी बनी रहती है। या ऑडियो ऑन करके भी आप बोल सकते हैं, बट ऑफ जरूर कर लेना वरना डिस्टर्बेंस होगा पूरी क्लास में। ठीक है, चलो अब हम ग्राफिकल कंपैरिजन करने वाले हैं रेगुलेटर्स का और कॉन्फॉर्मर्स का। मैंने आपको क्या बोला था कि व्हाट इज अ रेगुलेटर, कि डजंट मैटर बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, वो हमेशा एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ग्राफ देखो जरा, ग्राफ क्या बोल रहा है आपके पास। अब मान लो यहाँ पर अलग अलग तरीके का वेरिएशन है टेम्परेचर का। पहले इतना था टेम्परेचर तो भी मेरे पास बॉडी टेम्परेचर इसी लेवल पर था, फिर इतना हुआ एम्बिएंट टेम्परेचर तब भी उतना ही है, फिर इतना हुआ तब भी उतना है, फिर बड़ा टेम्परेचर एम्बिएंट तब भी बॉडी का उतना है, फिर एक्सट्रीम पर चला गया एम्बिएंट तब भी बॉडी का उतना है। कैन यू सी दैट? एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करके बैठा है, जैसे कि ह्यूमन है, एक कांस्टेंट इंटरनल, मान लो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो मेंटेन करके बैठा है। डजंट मैटर कितना ज्यादा बाहर बढ़ रहा है, वो 45 हो रहा है, 70 हो रहा है, 50 हो रहा है, वट एवर इट इज। ये हो गया रेगुलेटर। ये रेगुलेटर का ग्राफ कैसा होगा, हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन में। दैट इज द कंक्लूजन। अब आ जाते कॉन्फॉर्मर्स पे। अब कॉन्फॉर्मर का ग्राफ देखो आप, इसमें क्या हुआ, पहले जब एम्बिएंट टेम्परेचर इतना था तो बॉडी का टेम्परेचर उसके मुताबिक था, थोड़ा सा और बड़ा मेरे पास एम्बिएंट टेम्परेचर तो बॉडी का टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज हुआ, फिर मेरे पास एम्बिएंट टेम्परेचर और बढ़ा तो बॉडी का टेम्परेचर और इंक्रीज हो गया। कहने का मतलब क्या है, हर बार एक डिफरेंट वैल्यू है बॉडी टेम्परेचर की। एवरी टाइम इट इज चेंजिंग, एवरी टाइम इट इज रिलाइंग कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, एक्सटर्नल टेम्परेचर कैसा है, एक्सटर्नल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कैसी है। एवरी टाइम इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन दैट। That is what is called as a conformer. तो conformer का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। वो कन्फॉर्म करेगा, जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एम्बिएंट टेम्परेचर चेंज होगा वैसे ही उनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स। तो अब कहने का मतलब क्या है, पहले मैंने, अब ये टर्म्स बहुत ध्यान रखना, पहले मैंने क्या बोला था, आपके कौन थे वो, एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स, वार्म ब्लडेड जो रेगुलेटर्स थे। ये लोग कौन है, एक्टोथर्म। एक्टो का मतलब क्या होता है, जनरली बायो में टर्म यूज करते हैं एक्टो, एक्टोमाइकोराइजा जो बाहर होता है, एंडो जो अंदर है। तो एक्टो का मतलब यहां पर क्या है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है अपने बॉडी टेम्परेचर के लिए। उसका खुद का टेम्परेचर कैसा होगा वो डिपेंड करेगा बाहर कैसा एक्सटर्नल चीज है। फॉर दैट रीजन इसको हम और क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पोएकिलोथर्मल। इसको बोलते हैं पोएकिलोथर्मल। वहां पर मैंने क्या बोला था, होम्योथर्मिक। ये होते हैं पोएकिलोथर्मल एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। रिमेंबर दैट।
तो बेसिक कैटेगरी में इसमें आपकी रेप्टाइल्स आ जाते हैं, आपके फिश आ जाती हैं, आपके एम्फीबियंस आ जाते हैं, ठीक है। एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स, जो एक्टो मतलब एक्सटर्नल, आउटर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर, क्लियरली आप ये बोल सकते हो, दे आर अनएबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, अनएबल टू मेंटेन। मैं हर एक तरीके से लिखवा रहा हूँ टर्मिनोलॉजीज एंड स्टेटमेंट्स, ताकि आपको जैसे भी पूछे यू कैन आंसर देयर बॉडी टेम्परेचर। दैट इज हाउ दे वर्क, एक्टोथर्मिक। और कॉनफॉर्मर्स भी अब इसी को बोल सकते हैं हम, ऑफ कोर्स, ठीक है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो अब एग्जांपल्स में वो क्या बोलता है कि 99% एनिमल्स और 100% सारे के सारे प्लांट्स आपके क्या होते हैं, कॉनफॉर्मर्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। और कुछ 99% एनिमल्स जो हैं वो आपके कॉनफॉर्मर्स वाली कैटेगरी में आते हैं, सारे नहीं बट कुछ 99% के आसपास वाली कैटेगरी ही है जो आपकी कॉनफॉर्मर्स वाले केस में आती है, ठीक है, क्लियर है। नाउ अब पॉइंट ये है कि ऐसा है क्यों, व्हाई मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दे कॉन्फॉर्म, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स कॉन्फॉर्म क्यों करें, मैंने बोला कि सारे प्लांट्स कॉन्फॉर्मर्स हैं, 99% एनिमल्स आर कॉन्फॉर्मर्स, व्हाट इज द रीजन। हाँ जी, क्या कोई आप में से बता सकता है व्हाट शुड बी द रीजन, क्यों आपके मोस्ट ऑर्गेनिजम्स कॉन्फॉर्म करते हैं, एनीवन, कोई भी सोच के बता सकता है, ऐसा क्या हुआ कि मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आपके कॉन्फॉर्मर्स होते हैं, पिछले कॉन्सेप्ट्स को सोचकर बताओ। एनीवन इन द क्लास कैन आंसर, आप लोग के पास एक्सेस है, यू कैन टेल मी अपना म्यूट अनम्यूट करके। हाँ जी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, कोई भी बच्चा बता सकते हो व्हाटएवर यू थिंक लाइक, क्यों मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आपके अल्टीमेटली कॉन्फॉर्म करते हैं। यस, फिरदौश, इंशा, अंकन, सलोनी, तोपी खतून, ईशा, मिलान, पुष्कर, पूर्वा, सुलेखा, प्रगता एंड अदर्स। सर रेगुलेटर होगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगा। ओके, तो इस वजह से यू थिंक कि इसलिए ऑर्गेनिजम्स कॉन्फॉर्म करते हैं, है ना, ठीक है। और किसी का कोई और इस पर किसी की राय है, क्यों आपको क्यों लगता है मोस्ट ऑर्गेनिजम्स दे विल कॉन्फॉर्म। हाँ जी बच्चों बोलो, जितना इंटरैक्ट करोगे उतना चीजों को समझोगे एंड उतना आपका क्लास इंटरेस्टिंग भी बनेगा। क्यों ज्यादातर ऑर्गेनिज्म के ब्लड में CO2 का मतलब परिमाण ज्यादातर रहता है, CO2 ओके, का। और उससे क्या होगा, उससे वो तो कोल्ड ब्लडेड होगा ना। ज्यादा CO2 होने से वो कोल्ड ब्लडेड होगा, मतलब दिस इज व्हाट नहीं यू वांट टू से। मतलब उनका हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या बताओ, हार्ट का स्ट्रक्चर देखो बेसिकली आपको बस इतना बताना CO2 है एंड कि O2 को स्पेशलाइज्ड कर नहीं पाता, इसीलिए वो लोग कोल्ड ओके, ब्लडेड देखो होते हैं। बेसिकली आपको सिर्फ इतना बताना है कि मोस्ट ऑर्गेनिजम्स जो है उसमें ये चीज ऐसा क्यों है कि उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड होना पड़ रहा है, उसकी बॉडी इतनी सक्षम नहीं है कि वो हमेशा एक कांस्टेंट कंडीशंस मेंटेन करके रख पाएगी, जैसे हम लोग कर पाते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ऐसा सब प्लांट्स के केस में नहीं है। काफी इनवर्टिब्रेट्स, काफी जो मेंबर ऑफ एनिमल्स हैं वहां पर ऐसा नहीं है। लेट्स सी दैट, ठीक है, एक्सीलेंट आंसर, एटलीस्ट यू हैव ट्राइड। और जो आंसर है एनर्जी से रिलेटेड, इसका जो है एग्जैक्ट आंसर है, सो एक्सीलेंट जिन्होंने ये सोचा सबने एंड दे ट्राइड एटलीस्ट, ठीक है, एक्सीलेंट ईशा, यू टू। तो उसके लिए हम एक चीज देखते हैं कि रेगुलेटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, दैट इज द मेन थिंग टू टॉक अबाउट। जब आपको रेगुलेटर्स वाला बताया था तो मैंने यही बोला था कि इनमें क्या होता है कि दे कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि ये जो रेगुलेटर्स वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था तो मैंने बोला था कि रेगुलेटर्स क्या करेंगे, अपने मेटाबॉलिज्म को इतना ज्यादा करेंगे कि मेटाबॉलिज्म में से वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे आर गोइंग टू कंज्यूम, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है, सभी इतने सक्षम नहीं है उतना एनर्जी लगाने के लिए। अब आपके सामने हमिंग बर्ड है, स्मॉलेस्ट बर्ड की जब मैं बात करता हूं, तो अब इसमें
अगर ये चीज बोली जाएगी, ये इसका वॉल्यूम होगा और ये है सरफेस एरिया, कितना ये फैल पा रहा है। ठीक है, पहले सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है वो भी देख लो, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट में हम समझने वाले हैं। अब अगले पेज पर आते हैं। ये बोलता है कि सरफेस एरिया डिटरमिन करता है कितना हीट होगा लॉस। सरफेस एरिया बॉडी का कितना फैला हुआ है, कितनी जगह वो घेर पा रहा है, वो डिटरमिन करता है हीट लॉस। वॉल्यूम डिटरमिन करता है कितना वो हीट जनरेट कर पाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा बॉडी में से हीट का लॉस होता है। लार्जर सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा उसका बॉडी में से ऑर्गेनिज्म का हीट लॉस होता है। लेट्स कंपेयर। अब आपके सामने यहाँ पर मैंने 3 चीजों को कंपेयर करा है। ईशा सिंह प्लीज अनम्यूट कर लो, अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। हमिंग बर्ड है, श्रियू है एंड एलिफेंट है। अब हमिंग बर्ड सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड में माना जाता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, स्मॉलेस्ट तो चाहे है बट अल्टीमेटली उसका सरफेस एरिया जो है वो सबसे ज्यादा कम है। ठीक है, और एक एलिफेंट का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो सबसे ज्यादा है। एलिफेंट कितना ज्यादा सरफेस एरिया लेगा, श्रियू का कंपैरेटिवली एटलीस्ट आप कह सकते हो कि अगर मैं बात करूं सबसे कम सरफेस एरिया इन तीनों का कंपैरिजन, हमिंग बर्ड का, श्रियू का, एलिफेंट का, एलिफेंट सबसे ज्यादा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम लेगा। तो फॉर दैट रीजन इफ आई कंपेयर, तो नाउ आई कैन से दैट कि अगर आप कंपेयर करते हो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, हीट गेन कितना करा है ऑर्गेनिज्म ने और हीट लॉस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। मैंने आपको यही बोला था कि लार्जर सरफेस एरिया मतलब बॉडी में से ज्यादा हीट लॉस होगा। ठीक है, अब जितना ज्यादा हीट लॉस होगा ऑर्गेनिज्म में, उतना ही ऑर्गेनिज्म को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना। आप ये भी कह सकते हो कि अगर लेस सरफेस एरिया है तो बॉडी में से लेस ही हीट का लॉस होगा। तो ठीक है ना, अगर लेस हीट लॉस है उसको ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, जैसा होगा देखा जाएगा वाली कंडीशन आ जाएगी। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। तो यही बोलता है कि रेगुलेटर्स के केस में हाई मेटाबॉलिक कॉस्ट होती है और एनर्जी का यूज बड़ा ज्यादा होता है, और एंजाइम्स हमेशा एफिशिएंटली वर्क करते हैं क्योंकि उनको मालूम है मेटाबॉलिज्म में। आप खुद ही सोचो, रेस्पिरेशन की साइकिल पढ़ते हो जब आप, कितने एंजाइम्स आते हैं, तो मेटाबॉलिज्म तो एंजाइम से भरपूर लिंक्ड है। कॉनफॉर्मर्स में जैसे टर्टल टोर्टोइज हैं, यहाँ पर क्या होता है, मेटाबॉलिक कॉस्ट कम होती है, एनर्जी का यूज भी कम होता है, और एंजाइम की एक्टिविटी एनवायरनमेंट के साथ चेंज होगा। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, सो दैट इज द मेजर पॉइंट। उसके अलावा अगर एक रेगुलेटर की बात करो, अब आप सोचो एक रेगुलेटर को ज्यादा एनर्जी जनरेट करवानी है, ज्यादा मेटाबॉलिज्म चाहिए। आपको मालूम है कौन सी मेजर प्रोसेस होती है जो आपका एटीपी और एनर्जी जनरेट करवाती है ऑर्गेनिजम्स में? हाँ जी, एनीवन? सभी ऑर्गेनिजम्स में एक वो प्रोसेस बताओ जिससे कि आपके एटीपी बनते हैं, एनर्जी जनरेट होता है। क्लास 11th में पढ़ा होगा आप सबने। रेस्पिरेशन। हाँ, रेस्पिरेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब खाना खाते हो उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है स्मॉलर कंपोनेंट्स में, एंड अल्टीमेटली एनर्जी लिबरेट होती है। 36 या 38 एटीपी वाला फिनोमिना चलता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो खाने को तोड़ने के लिए खाना खाना भी तो पड़ेगा ना। दैट इज वाई अगर चाहिए कि ज्यादा ग्लूकोज बने, ज्यादा एनर्जी चाहिए, दैट इज वाई रेगुलेटर्स फीड ऑफ्टन, वो ज्यादा फीड करते हैं। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इनके केस में ऐसा होता है बिकॉज कॉन्स्टेंसी मेंटेन कर पाते हैं, इनका वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में मिल सकते हैं आपको। ये बहुत पहाड़ी वाले इलाकों में मिल जाएंगे, बहुत गर्म इलाकों में मिल जाएंगे। दैट इज व्हाट अबाउट रेगुलेटर्स। कॉनफॉर्मर्स बहुत कम फीड करेंगे क्योंकि इनको मालूम है अपने को ज्यादा मेटाबॉलिज्म कराना नहीं है, ज्यादा एनर्जी चाहिए नहीं, तो ज्यादा खाना क्यों है। ठीक है ना, एंड दे आर रिस्ट्रिक्टेड, और ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं to narrow range of habitats. ठीक है, तो आप ये देखो कि अगर एक अर्थ का कंपैरिजन करूं तो एक रेगुलेटर वाला ऑर्गेनिज्म जो है वो आपको पोल्स वाले एरिया में भी मिल जाएगा, इक्वेटर वाले जोन में भी मिल जाएगा। कॉनफॉर्मर्स आपके मेजरली आपके इक्वेटर के आसपास वाले इलाकों में मिलते हैं, पोल्स पर कम मिलते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना अर्थ के केस में, दिस इज द इक्वेटर, है ना, ये वाला हिस्सा पोल्स का होता है, आर्कटिक एंटार्कटिक बहुत ठंड वाला। तो फॉर दैट रीजन यहाँ पर नैरो रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कॉनफॉर्मर्स का। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर कि रेगुलेटर्स में और कॉनफॉर्मर्स में क्या फर्क है अलॉन्ग विद देयर ग्राफ।
अब एक और कैटेगरी तीसरी आ जाती है। पहले मुझे ये बताओ, रेगुलेटर्स एंड कॉन्फॉर्मर्स वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? एवरीवन, किसी चीज में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। हाँ जी, सबको सब बातें समझ में आई जितने डिस्कस करी है? ठीक है, अब हम एक तीसरी कैटेगरी पढ़ेंगे, दैट इज पार्शियल रेगुलेटर्स। नाम में समझ में आता है, कुछ हद तक रेगुलेटर्स, है ना, कुछ हद तक रेगुलेट कर पाएंगे। देखते हैं कैसे। अब इसके केस में क्या होता है, ग्राफ्स की अलग ही दशा बन जाती है। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन रेगुलेट अक्रॉस अ लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, कि कुछ एक पर्टिकुलर रेंज तक तो ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डेफिनेटली रेगुलेट कर सकते हैं, कुछ एक कंडीशंस तक वो मेंटेन कर सकते हैं, बट उसके बाद कॉन्फॉर्म कर जाते हैं। तो जनरली क्या होता है, मतलब एक बहुत, अगर मैं इसका ग्राफ बनाकर दिखाऊं ना, वैसे तो नेचुरल ग्राफ इसका ऐसे बनना चाहिए था कि एक हद तक वो रेगुलेटर है, फिर वो कन्फर्म कर जाता है, बट एनसीईआरटी इज गिविंग यू थोड़ा उल्टा सा ग्राफ। तो हमें डेफिनेटली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है, और यही ग्राफ आपको हर जगह मिलता भी है। तो याद रखना, जब भी आपके लिए ग्राफ पूछा जाएगा, आप सोचो कि आप इधर से पढ़ रहे हो ग्राफ को, कि एट अ सर्टेन पॉइंट दे विल रेगुलेट, उसके बाद वो कन्फर्म कर जाते हैं ऐसे। तो दैट इज अ ग्राफ फॉर पार्शियल रेगुलेटर। एक हद तक दे विल बी रेगुलेटर, उसके बाद वो क्या बन जाएंगे, कॉन्फॉर्मर्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो रेगुलेट कर सकते हैं, बट अक्रॉस अ लिमिटेड रेंज, एक लिमिटेड रेंज ही है भाई, तब तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे, दैट इज पार्शियल रेगुलेटर्स। ठीक है, जैसे कि स्क्विरल्स आ जाती हैं, वो इस कैटेगरी में आ जाती हैं पार्शियल रेगुलेटर्स में। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब एक ऑर्गेनिज्म पार्शियली रेगुलेट करता है, किस किस तरीके से पार्शियल रेगुलेट करेगा एक ऑर्गेनिज्म। लेट्स टॉक अबाउट दोज पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है, सबसे पहली चीज आ जाती है माइग्रेशन, कि जब एक ऑर्गेनिज्म की बात करो, जब एक ऑर्गेनिज्म पार्शियली रेगुलेट करता है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो, वो किस तरीके से करता है, वो माइग्रेशन करके करता है। व्हाट इज दिस माइग्रेशन वाला थिंग, लेट्स सी। माइग्रेशन का मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म ट्रेवल करता है अवे फ्रॉम द स्ट्रेसफुल कंडीशन। ये पता है क्या हुआ, कि ये ऐसी बात हो गई, एक ऑर्गेनिज्म एक जगह पर रह रहा था, कुछ एक साल रहा, मतलब उसमें ऐसा होता है कि अदरवाइज सब कुछ सही होता है, जो विंटर्स आती है, मान लो लेट्स अज्यूम कि विंटर सर्दियां आती हैं, तो वहां पे इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है, तो उसको गर्म इलाके में जाना पड़ता है, फिर जैसे ही गर्मियों वाला मौसम आएगा वो वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। ये है माइग्रेशन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ट्रेवल करेगा अवे फ्रॉम, दूर जाएगा, किससे, स्ट्रेसफुल कंडीशन से। कहां पर जाएगा, टू अ मोर सुटेबल कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो ज्यादा सूट कर रही है। जहां पर वो रह रहा था ठंड इतनी ज्यादा थी कि बर्दाश्त के बाहर थी। नाउ इट कैन गो टू अ सुटेबल कंडीशन वेयर इट विल सर्वाइव, जहां वो रह सकेगा आराम से, फॉर अ ब्रीफ पीरियड बिफोर रिटर्निंग बैक, वापस आने से पहले कुछ एक हद तक टाइम वो वहां व्यतीत करेगा, फॉर अ ब्रीफ पीरियड, दैट इज व्हाई दिस इज टेम्परेरी। ये मत सोचना एक ऑर्गेनिज्म गया तो कभी वापस ही नहीं आएगा। माइग्रेशन इज फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम मोस्टली। ठीक है, ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम तक होता है। बड़ा कॉमन एग्जाम्पल करते हैं इसमें हम, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास साइबेरियन क्रेन की बात होती है, दिस इज द साइबेरियन क्रेन। तो जो साइबेरियन क्रेन की बात होती है, देखो इट इज, जब आप माइग्रेशन की बात करते हो, ये टू वे मूवमेंट होती है, एक टू वे माइग्रेशन स्ट्रैटेजी होती है। जनरली किस लिए करी जाती है, फूड के लिए करी जाती है, क्लाइमेट के लिए करी जाती है, एंड देयर कुड बी सम अदर रीजंस आल्सो। अबे साइबेरियन क्रेन का क्या है, कि साइबेरिया विच इज इन रशिया, वहां से हर साल ये साइबेरियन क्रेन आती है कियोलाडो नेशनल पार्क, भरतपुर, राजस्थान, इंडिया। हर साल की इसकी ये माइग्रेशन है, एंड दिस काइंड ऑफ माइग्रेशन जो ये हर साल करती है, दिस इज कॉल्ड एज अ सीजनल माइग्रेशन कह सकते हो। हर साल का उसका फिक्स पैटर्न है दैट इट हैज टू डू। तो ये माइग्रेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट यू टॉक अबाउट साइबेरियन क्रेन, जो कि आती है रशिया से, फॉर एग्जांपल टू क्योलाडो नेशनल पार्क, भरतपुर, राजस्थान, जस्ट टू कोप अप दैट टाइम। उतना वक्त जो शायद साइबेरिया रशिया में उसके लिए शायद सही नहीं होगा, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू डू दैट। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आता है माइग्रेशन में, लॉन्ग लॉन्ग फ्लाइट, सबसे बड़ा माइग्रेशन। माइग्रेशन ये आता है माइग्रेशन का एग्जांपल विच इज अ लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन। लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन में आ जाती है आर्कटिक टर्न। आर्कटिक टर्न का लॉन्गेस्ट डिस्टेंस माइग्रेशन का होता है अराउंड 30,000 किलोमीटर्स। ये आर्कटिक से एंटार्कटिक तक मूव करके जाती है एवरी ईयर।
ठीक है। इसके केस में बेसिकली इसके जो नेस्ट्स होते हैं क्लोज टू नॉर्थ पोल इन समर, और फिर ये साउथ में जाती है इन अंटार्कटिका ऑटम सीजन में, और वापस से नॉर्थ पोल में आ जाती है हर स्प्रिंग में। ऑटम में अंटार्कटिक में जाती है, स्प्रिंग में आर्कटिक में वापस आ जाती है। एवरी ईयर इट्स अ काइंड ऑफ अ सीजनल थिंग, यू कैन से 30,000 किलोमीटर। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन है। इसके अलावा मेरे पास सर्टेन शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन के एग्जांपल्स भी होते हैं। इसमें शॉर्ट डिस्टेंस में अगर मैं बात करूं, बहुत सारी बर्ड्स आ जाती हैं, मैनी बर्ड्स कम इन दिस कैटेगरी। एग्जांपल कैरीबाओ, ये भी बर्ड का एग्जांपल है, कैरीबाओ, एल्क, सर्टेन वेल्स, है ना। तो ये जो शॉर्ट डिस्टेंस वाली माइग्रेशन होती है, जैसे कि सर्टेन बर्ड्स वो माइग्रेट करती है क्या यूज करके, सन को, मून को, सूरज को, चांद को, स्टार्स को, या मैग्नेटिक फील्ड्स को भी ये यूज करते हैं अपनी डायरेक्शन के लिए और नेविगेशन के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए। मान लो जिस जगह पर वो रह रहे थे, देयर इज अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उनका कोई शिकारी, उनका प्रेडेटर आता है, तो बचने के लिए शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन में कहीं और चले जाएंगे जहां प्रेडेटर उनको ना ढूंढ पाए। तो लॉन्ग माइग्रेशन कुड बी लॉन्ग डिस्टेंस, इट कुड बी शॉर्ट डिस्टेंस। एक और काइंड ऑफ माइग्रेशन हम पढ़ लेते हैं, पीरियोडिक। ठीक है, पीरियोडिक होता है कि उनको हर मतलब आफ्टर सर्टेन टाइम उनको जाना ही जाना है, कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं है, बट लार्ज पॉपुलेशंस इनकी माइग्रेट करती हैं अब मतलब खाने की जगह ढूंढने के लिए। पीरियोडिक माइग्रेशन आपको लोकस्ट में मिलती है। लोकस्ट आपके टाइप ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं, वहां पर आपको मिलती टक 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 करके। जो लोकस्ट वाले इंसेक्ट होते हैं ना, बहुत नॉइजी होते हैं, रात को बहुत नॉइज करते हैं लोकस्ट। अभी पीछे लोकस्ट का भी कितना एक केस था जहां पर लोकस्ट का इतना माइग्रेशन हो गया था। तो ये जो लोकस्ट होते हैं पीरियोडिक माइग्रेशन करते हैं। बेसिकली किस लिए करा जाता है, फीडिंग ग्राउंड ढूंढने के लिए, कहां पर ये खा सकें। पीरियोडिक है, जैसी भूख लगी सारे पॉपुलेशन, एकदम लार्ज पॉपुलेशन इकट्ठी होकर जाती है, दैट इज अ पीरियोडिक माइग्रेशन। तो माइग्रेशन में इस तरीके से माइग्रेशन जो है वो पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, अब ये था एक तरीका पार्शियली रेगुलेट करने का, है ना। जब तक चीजें सही थी वो अपनी जगह पर मस्त रह रहा है, सब सही चल रहा है, कंडीशन नहीं सही हुई तो उसने माइग्रेट कर दिया। अब आ जाता है सस्पेंड, दूसरा चीज आ जाता है, हाउ टू पार्शियली रेगुलेट सस्पेंड। व्हाट इज सस्पेंड? अब बोलते ना यू आर सस्पेंडेड, किसी को बोलते हैं कि आपको सस्पेंड कर दिया आपकी जॉब से, मतलब उसकी एक्टिविटीज रोक दी, उसका कार्यकाल सब समाप्त हुआ, वो खत्म हो चुका है, उसका काम करने का टाइम वो रुक जाएगा, उसकी सारी गतिविधियां रुक जाएंगी, दैट इज सस्पेंड। तो बेसिकली व्हाट इफ एडवर्स कंडीशंस, अब पहले सस्पेंड में आप ये सोचो कि आप क्या हो अगर एडवर्स कंडीशंस आपकी फूड की अवेलेबिलिटी, कि खाना जो अवेलेबल था उस पर मतलब उस पर अफेक्ट कर रही है, तो कैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, तब ऑर्गेनिज्म आपका जो है वो सस्पेंड करता है, दैट इज इनएक्टिव जोन में चला जाता है। ऑर्गेनिज्म इज नॉट गोइंग टू बी एक्टिव एनीमोर, वो इनएक्टिव हो जाएगा, अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, फीडिंग एक्टिविटीज सब रोक दी जाएंगी व्हेन ऑर्गेनिज्म विल सस्पेंड। लेकिन सस्पेंड ऑर्गेनिज्म कैसे करता है, दैट इज ऑफ 4 टाइप्स। एक ऑर्गेनिज्म जब अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड करता है 4 तरीके से करता है, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापॉज एंड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी मोस्टली होती है आपकी प्लांट्स के केस में, ठीक है। हाइबरनेशन, एस्टिवेशन एंड डायापॉज। हाइबरनेशन क्या होती है, बेसिक लैंग्वेज में इसको बोलते हैं इट इज विंटर स्लीप। एक वो वक्त जब आपका ऑर्गेनिज्म जो है विंटर्स में देख सकते हो हाउ कामली ही इज रेस्टिंग, तो इस वक्त आप पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, जब ऑर्गेनिज्म बिल्कुल काम नहीं करेगा, इनएक्टिव होगा, उसका मेटाबॉलिज्म भी रिड्यूस हो जाएगा, ताकि बहुत जो एकदम हार्श खतरनाक विंटर्स हैं उसका सामना कर सके, दैट इज हाइबरनेशन वाला पीरियड। हाइबरनेशन ऑर्गेनिज्म की क्या होगी, मिनिमल एक्टिविटी, वो उसकी जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है बहुत कम होंगी, उसका मेटाबॉलिक रेट कम होगा, बॉडी का टेम्परेचर भी काफी कम होगा, ज्यादा काम नहीं करना, एनर्जी नहीं लिबरेट होनी है, ब्रीदिंग भी काफी स्लो हो जाएगी, कुछ करना है, रेस्ट करना है ना उसको बस, दैट इज हाइबरनेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एस्टिवेशन, पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी एंड रिड्यूस मेटाबॉलिज्म। तो एस्टिवेशन में एस आता है, वहां से आप याद रख सकते हो, इसको समर स्लीप बोला जाता है। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म समर्स में इट विल जस्ट स्लीप लाइक दैट। तो जब बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है, जैसे आज का टाइम, एस्टिवेशन में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस टाइम पर एस्टिवेशन में चले जाते हैं,
पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी एंड रिड्यूस मेटाबॉलिज्म, ताकि ड्राई समर्स को पास करा जा सके। सो पहला तरीका था सस्पेंड करने का, हाइबरनेशन। दूसरा तरीका था एस्टिवेशन। अब अगर हम एस्टिवेशन की ही बात करूं, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा स्नेल्स इस वक्त आपके बहुत इनएक्टिव होते हैं, दीवार के क्रिविसेस में, होल्स में आपको स्नेल्स ऐसे इनएक्टिव फॉर्म में मिल जाते हैं आज के टाइम पर, ठीक है। अब उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉग्स ऑल्सो, वो भी एस्टिवेशन का एग्जाम्पल बन जाते हैं। फ्रॉग्स ऑल्सो शो एस्टिवेशन। आपको जो छिपकलीज होती हैं, लिजर्ड्स होती हैं, वो आपको विंटर्स में ज्यादा दिखाई नहीं देती, आजकल दिख जाती हैं, वो विंटर स्लीप में चली जाती हैं, हाइबरनेशन में चली जाती हैं लिजर्ड्स, ठीक है। अब आ जाता है डायापॉज, तीसरा वे टू सस्पेंड। अब डायापॉज, पॉज नहीं समझ में आता है, पॉज हो जाएगा कुछ, क्या हो जाता है, ये स्पेसिफिकली होता है जू प्लैंक्टन और सर्टेन इंसेक्ट्स के केस में। दे एंटर अ स्टेट ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, कि जैसे अनफेवरेबल कंडीशंस, व्हाट इज अनफेवरेबल, जो ऑर्गेनिज्म के फेवर में नहीं है, उसके हित में नहीं है, जब ऐसी कंडीशंस आएगी ऑर्गेनिज्म अपनी डेवलपमेंट को रोक देता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस वापस आएंगी ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम कर देगा, दोबारा से चालू कर देगा। डायापॉज किसमें, आपको एग्जांपल्स पता होना चाहिए मेजरली। हाइबरनेशन जैसे कि पोलर बेयर्स में, सर्टेन बियर्स में हो जाते हैं, लिजर्ड्स में मिल जाता है। एस्टिवेशन के एग्जांपल्स में आपको बताया था, स्नेल्स होते हैं, फ्रॉग है, बेसिक चीजें। डायापॉज में जू प्लैंक्टन एंड इंसेक्ट्स, स्टेट ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। अब डायापॉज के बाद अगर मैं बात करूं, पॉइंट ये है कि एनिमल्स के केस में समझ में आया, हाउ डू प्लांट्स एंड फंजाई सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस। अब आप लोग में से कोई अपनी नॉलेज से ही मेरे को बता दो कि जब आप लोग को बताया गया था टॉपिक सस्पेंड करते हैं ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स के केस में आपने क्लास 11 में आपके टीचर्स ने आपको बहुत बार बताया कि प्लांट्स जैसे अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो ये वो जो बताया था वो मुझे बताओ कोई, क्या होता है प्लांट्स में जिससे कि वो अपना अनफेवरेबल वक्त गुजारते हैं, दे पास देयर अनफेवरेबल कंडीशन, किस तरीके से करते हैं, एनीवन, कोई भी बताइए बच्चा मुझे क्लास में से, सबने पढ़ा हुआ है, एवरीवन नोज। हाँ जी, एनीवन कैन आंसर, चाहे चैट बॉक्स, चाहे ऑडियो, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल आप लोग बता सकते हो, बट बताना जरूरी है बिकॉज क्लास 11th आप कर चुके हो। बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि अगर प्लांट्स और फंजाई को अनफेवरेबल, असुविधाजनक कंडीशन में सरवाइव करना है तो कैसे करेगा। हाँ जी बोलिए, ठीक है, दैट्स परफेक्ट। उसके अलावा व्हाट डू यू थिंक, एनीवन, दैट्स अ परफेक्ट आंसर ईशा। हाँ जी, बाकी देखो पूरी क्लास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप सब लोग एक चीज समझ रहे हो, देन आपको सबको बताना भी चाहिए ना, देखो सही आंसर क्या है। मुझे पता कैसे चला कि आप लोग में से किसको कितना आता है, किसको थोड़ा नॉलेज है, किसके लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी चीजों पर, दैट आई शुड बी अवेयर ऑफ ना। मुझे नहीं नॉलेज आपको 11th कितनी आती है या नहीं आती है, ठीक है। हाँ जी, अंकन, सलोनी, इंशा, पुष्कर, प्रगता, बानी, बपान, तोपी, रिया, पूर्वा, आप क्लास में हैं तो प्लीज रिस्पॉन्ड करा करो, दैट इज बहुत अच्छा लगता है हमें अगर आप लोग रिस्पॉन्ड करते हो। वी नो ऑनलाइन क्लास है बट दैट इज द वे, अब ऑडियो एक्सेस आप लोग के पास है, यू कैन इंटरेक्ट, यू कैन टॉक, यू कैन चैट, है ना। पहले बहुत कितना लिथार्जिक हो जाता था, बहुत टायरिंग हो जाता था, बट चलो ठीक है, दैट्स फाइन, ग्रेजुअली आप लोग डेफिनेटली विद टाइम यू विल स्पीक अप। तो एक्सीलेंट आंसर। बैक्टीरिया में भी स्पोर्स बनते थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा एंडोस्पोर फॉर्मेशन। फंजाई में स्पोर बनते हैं, जू स्पोर होता है, कोनिडिया होता है, आई होप आप सब फेमिलियर हो इन नामों से। मॉसेस, ब्रायोफाइट्स में भी स्पोर फॉर्मेशन होती है। तो स्पोर्स क्या करते थे, अनफेवरेबल कंडीशन में ऑर्गेनिज्म एक थिक वॉल स्ट्रक्चर, थिक वॉल स्पोर बना लेता है, जैसे ही कंडीशन सही होती है वापस नॉर्मल हो जाता है ना, दैट इज हाउ द थिंग्स लुक लाइक। तो अब क्या होता है कि स्पोर्स की कंडीशन में डीएनए इनक्लोज्ड होता है, विद इन डीएनए अंदर ही होता है, तो ये इसलिए काफी समय तक सरवाइव कर पाते हैं। जब कंडीशन सही आएगी दे विल जर्मिनेट और नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे या अपनी एक्टिविटीज रिज्यूम कर लेंगे, दैट इज हाउ इट हैपेंस, ठीक है। इसी तरीके से आपके बर्ड्स, प्लांट की, अगर आप एक प्लांट देखो कभी भी, आप देखते हो कभी कभी तो प्लांट के केस में क्या होता है, बहुत अच्छे से पत्ते लगे हुए हैं, लेट्स से प्लांट में फूल भी लगा हुआ है, बट एट सर्टेन मोमेंट आपको कभी कभी ऐसे छोटी छोटी बर्ड्स दिखाई देती हैं जो अभी तक शायद ग्रो नहीं करी होती, मतलब शायद हो सकता है
वो कंडीशन उसके लिए फेवरेबल नहीं है एंड दे आर कॉल्ड एज डॉर्मेंट बड। वो बड, व्हाट बड होती क्या है, एक जिंदगी इनक्लोज्ड होती है। फ्लोरल बड में एक फ्लावर की जिंदगी होती है, एक नॉर्मल बड, अगर एक स्टेम की बात करूं तो एक बड के अंदर टेंडेंसी होती है या तो कल को एक बड़ी सी स्टेम बना देगा, या एक ब्रांच बना लेगा, या फ्लावर बना देगा, दैट इज बड, कंपैक्ट मास ऑफ द स्टेम, है ना। डॉर्मेंट सीड्स होते हैं, इनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी, भाई ऑब्वियसली बात है, रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, ज्यादा मेटाबॉलिज्म करने की आवश्यकता ही क्या है जब उसको कोई काम ही नहीं करना है। रेस्पिरेशन, कुछ काम इसका बहुत लोअर हो जाता है, उतना कि बस सर्वाइव कर सके, या जो पहले कभी होगा उसको यूज कर लेगा, दैट इज हाउ दे सर्वाइव। इसी तरीके से फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आई, नए पत्ते बन जाएंगे बड में से, स्टेम बन जाएगी, फ्लावर बन जाएगा, और सीड्स जर्मिनेट कर जाएंगे। दैट इज हाउ व्हाट दे विल डू जब डॉर्मेंसी का टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस आपको बताई थी, व्हाट आर रेगुलेटर्स, व्हाट आर कॉन्फॉर्मर्स, व्हाट आर पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर्स में आपको मैंने एक बताया, माइग्रेशन करते हैं। ठीक है, माइग्रेशन के बाद आपको बताया दे विल सस्पेंड। सस्पेंड कैसे करते हैं, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापॉज, डॉर्मेंसी, ये सारी बातें आपके टिप्स पर होनी चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अडैप्टेशन। अब ये बात है कि ऑर्गेनिज्म